तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ सत्यवीर चौहान हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, गरिमा जी कांग्रेस का चेहरा है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सत्यवीर जी आपको? जी आवाज तो आ रही है मगर बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। चौहान साहब कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज परफेक्ट पहुंचे। चौहान साहब, ये जो नियम कायदे कानून आयोग ने तय किए हैं उसका पालन तो आप क्योंकि राष्ट्रभक्त पार्टी हैं तो करते ही होंगे, तो इस नियम कायदे कानून में वो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला भी है कि नहीं है कि भाई अगर किसी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो तो वो भी चुनाव ना लड़े टाइप का मामला नहीं? चौहान साहब तिलक जी, आपको मुझे लगता है कि मेरा वीडियो नहीं मिल रहा होगा उनको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो अवेलेबल है आपका। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत, खुलकर बोलिए। जहां तक आपने राज्य चुनाव आयोग की तिलक की बात करी, उससे बहुत ही इस बार ऐतिहासिक काम किए हैं। हाँ। और कुछ ऐसे काम किए हैं जो पहली बार हुए हैं। जैसे कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो डिजिटल, आप अपने घर बैठे देख सकते हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। हाँ। आपको किसी बीएलओ किसी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सुविधा हमारे राज्य चुनाव आयोग ने ये करी। हाँ। दूसरा, चुनाव आयोग हर चुनाव में एक चीज को फेस करता था, उसके सामने दिक्कत आती थी कि भाई कई सरकारी कर्मचारियों को वो अपने यहाँ चुनाव की ड्यूटी में लेता है। हाँ। मगर उस समय किसी प्रकार की अगर कोई घटना की जाती है तो उसमें इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं था कि उसके लिए किस प्रकार की मदद की जा सके। मगर इस बार के चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को अपना एक प्रारूप भेजा था कि भी जिस प्रकार से राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है कि जब कुछ कर्मचारियों को अपने अंदर लेता है तो उनका वो इंश्योरेंस करवाता है। तो नहीं चौहान साहब, वो चुनाव आयोग सब बता देगा उसने क्या किया है। नहीं चौहान साहब, मैं आपकी बात पूछ रहा हूं। मैंने पूछा सवाल कुछ और, मेरे को लग रहा है आवाज परफेक्ट नहीं जा रही है। नहीं, आपने राज्य चुनाव आयोग की बात कही तो मैंने इससे राज्य चुनाव आयोग नहीं, मैंने कुछ और कहा। मैंने कहा कि उस गाइडलाइन में एक गाइडलाइन और जुड़ जाती, भैया जिससे आय से अधिक संपत्ति का है का मामला वो चुनाव नहीं लड़ेगा। भाई आप भी तो पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? नहीं है ना इस देश में, आपसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। आप चाहोगे कि भैया जो जिनके ऊपर चुनाव आयोग जहां गाइडलाइन, आप भी तो प्रत्याशी देखोगे उसका जो है बायोडाटा और सब कुछ चेक करते हो ना कि भाई किसी पे एफआईआर ना हो, किसी के ऊपर छेड़छाड़ का मामला ना हो। वो तो बिल भुगतान और टैक्स की बात है, मैं आय से अधिक संपत्ति की बात कर रहा हूं। सर चौहान साहब, मेरा सवाल ये था। मुझे लगता है तिलक जी कि जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की लोगों को संरक्षण नहीं दिया है। और नहीं, मैं गणेश जोशी जी के मामले में बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि किसी हो सकता है किसी के ऊपर और आय से अधिक संपत्ति का मामला। आप मेरे को सुन लेंगे? मुझे लगता है कि आपका प्रश्न होने के बाद उत्तर आना चाहिए उसका। नहीं चौहान साहब, आप गलत दिशा में जा रहे हैं ना। मैंने आपसे कहा कि जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो क्या उनको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा कि नहीं? मेरा सवाल ये था। देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चौहान साहब प्लीज कंटिन्यू। हाँ तिलक जी, जहां तक आपने गणेश जोशी जी का नाम बताया है तो मैं आपको इसके साथ और बता देना चाहता हूँ। इस राजनीतिक दृष्टि में अगर कभी ने किसी ने अगर इस प्रकार के षड्यंत्र झेले तो भारतीय जनता पार्टी है। आडवाणी जी का आपने, मुझे लगता है कि आडवाणी जी का वो दौर भी याद होगा कि जब आडवाणी के ऊपर किस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। चौहान साहब अपनी पार्टी का इतिहास जानते हैं आप? संसद की चौखट पर आप अपनी पार्टी का इतिहास जानते हैं? माफ करिएगा चौहान साहब, या तो आप अपनी पार्टी का इतिहास नहीं जानते या आप जानकर अनजान बन रहे हैं। आप जिन महापुरुष का नाम ले रहे हैं, चौहान साहब रुकिए ना, आप रुकिए। अब आप रुकिए, आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। ऑडियो नीचे, एक मिनट ऑडियो। जिन महापुरुष का नाम लिया आपने, उन्हीं आडवाणी जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। मामला जानते हैं आप? हवाला का मामला, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। या तो गणेश जोशी आपके आडवाणी से बड़े हैं, बोल दीजिए। इतनी हिम्मत है आप में? है इतनी हिम्मत आप में? कर लीजिए कि आपको प्रश्न करने हैं कि उत्तर भी सुनना है, ये तय कर लीजिए। आप आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। आडवाणी जी ने पद से इस्तीफा दिया, आप कह रहे हो कि गणेश जोशी के खिलाफ षड्यंत्र है। या तो फिर आडवाणी जी के खिलाफ नहीं था, या आडवाणी जी उस बड़े नेता गणेश जोशी। तिलक जी ऐसे नहीं क्या तर्क दे रहे हैं आप? क्या तर्क दे रहे हैं चौहान साहब? आपको सुनता रहूं या तो सुन लीजिए आप। सर मुद्दे पर आइए। मैंने आपसे निकाय चुनाव के बारे में पूछा। सर मैं मान गया आपकी नजर में गणेश जोशी आडवाणी से बड़े नेता है, मैं मान गया। लेकिन इतना बताइए, जिस प्रत्याशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, क्या वो चुनाव लड़ेगा या नहीं? अगर रखे गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ लड़े गए।
चौहान साहब, हमारे लिए तो एक सवाल मेरा मूलतः एक ही था। चला करती थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक पैर जेल के अंदर, एक पैर रेल के अंदर, ये किसके लिए चला गया था? चौहान क्योंकि साहब, हमारा कार्यकर्ता हमेशा मेरा सवाल समझ में नहीं आया आपको? समाज में लड़ता है। माननीय चौहान साहब, मैंने आपसे पूछा जिस प्रत्याशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला होगा, क्या वो चुनाव लड़ेगा या नहीं? मेरा सवाल यह था। हमारा जो कार्यकर्ता है विशुद्ध रूप से वो स्वच्छ कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की विसंगति होती तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस की तरह हश्र होता कि इस देश की पहली प्रधानमंत्री जिसको पार्टी से निकाला गया वो इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस से निकाली हुई पार्टी वाले। इस देश की पहली प्रधानमंत्री जिसका की चुनाव भी निरस्त किया गया। हमारे यहाँ बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए, अनुशासित पार्टी चाहे जनसंघ के समय हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय हो, आज तक किसी प्रकार का ये आपको नहीं देखने को मिला होगा कि हमारी पार्टी में ये आपको आपने कहा बिल्कुल क्लीन चिट, बिल्कुल ओके। जैसे अजीत पवार चक्की पीसिंग, वैसे ही बिल्कुल क्लीन चिट। ओके ओके ओके। अब गरिमा जी का ऑडियो रहेगा। गरिमा जी, उनके यहाँ तो वैसे भी कोई दागी तो होता नहीं है, तो आप लोगों का क्या प्लान है चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसको देखते हुए? और क्या आप भी बाहुबली टाइप के नेताओं को चुनाव में नहीं उतारेंगे? उनके यहां तो कोई है ही नहीं दागी, और ना ही किसी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। बड़ी चौंकाने वाली बात है जिस तरीके से और जिस अंदाज से यहाँ भाजपा के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया प्रभारी के कोहिनूर के हीरे निकल कर आ रहे हैं। हम किस इशू पर बात कर रहे हैं, इनको फुर्सत नहीं है इंदिरा जी की बात करने की, लाल कृष्ण आडवाणी। मतलब एक निकाय चुनाव के लिए आप बड़े बड़े प्रधानमंत्री और अपने इतने बड़े नेता को बीच में घसीट लाए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये निकाय चुनावों की बात हो रही है, कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है तब्दील जी। और मुझे लगता है संवाद दो तरफा होना चाहिए, दूसरे की बात सुनने की भी आपको आदत डालनी चाहिए। तिलक जी, अब दिक्कत क्या है ना, सरकार को इतना प्रचंड बहुमत 2 बार हमारी उत्तराखंड की जनता ने दे दिया। ये अहंकार इनके सर चढ़ के बोल रहा है कि इन्होंने ना आपत्तियों को देखना, देखिए जहाँ जहाँ इनको सूट करेगा, क्योंकि इनको पता है कि अब विरोधी स्वर मुखर होने लगे हैं इनकी खुद की पार्टी के अंदर से। हमने विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान को पिछले दिनों आपकी डिबेट में सुना, हमने बहन दिलीप को सुना, और ऐसे ही दबे छुपे अंदाज में कई लोग जो है विरोध प्रकट कर चुके हैं, आक्रोश जता चुके हैं इनके अनंतिम सूची जिन्होंने आरक्षण की जारी करी। अब इनकी एक नई नियमावली जारी हुई है, तो आपत्तियों की आड़ लेकर आप देखिएगा कि एक व्यापक स्तर पर तब्दीलियां उस अंतिम सूची में मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि जो आरक्षण की अंतिम सूची थी उसमें तब्दीलियां होंगी और बड़े स्तर पर होंगी, क्योंकि भाजपा को अपने ही दल के अंदर अंतरकलह और अंतर्द्वंद। आप ये कह रहे हैं कि ये अंतरिम सूची और अंतिम सूची में बदलाव होगा, ये तय है। ठीक है, मैं आपके राजनीतिक ज्ञान का सम्मान करता हूँ। ठीक है, राजनीतिक दल को प्लान A, B, C बनाना चाहिए। आपने क्या प्लान बनाया है? वो तो निगम का चुनाव भी आप जानते हैं कि हाँ कैसे लड़ते हो। हाँ, मैंने जैसा कि आपसे कहा और अभी आपने हमारे प्रवक्ता को भी सुना कि हम तो एक साल से नहा धो के तैयार बैठे हैं निकाय चुनाव के लिए। ये हमारा कॉन्फिडेंस ही तो है। ये हम जानते हैं कि इन्होंने स्थानीय जनता को कितना परेशान कर रखा है। न स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था है, न सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता पाठक जी को सुन रही थी और वो कह रही थी 24/7 हम मैदान में रहते हैं। महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। मैंने तो एक RSS का संघी या भाजपाई या हिंदू वाहिनी या बजरंग दल का कार्यकर्ता देखा नहीं। यहाँ मौतें होती हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। मैंने इन लोगों को अच्छा गरिमा जी, एक सवाल मैं मैंने सत्यवीर जी से सवाल पूछा, उसका उत्तर बड़ा क्योंकि हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि उस सवाल का उत्तर देंगे। जैसे आपकी पार्टी, उनकी पार्टी में तो कोई आय से अधिक संपत्ति का मामला किसी पर है नहीं, और ना ही कोई प्रत्याशी ऐसा होगा, और ना ही वो दागी प्रत्याशी टाइप। हरीश रावत को एक बाइट में सुनाया, एक मिनट भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति थे। एक मिनट चौहान साहब, मैं आपका सवाल ना समझ पाई हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि उस क्लॉज को जिसको आप ऐड करने की बात कर रहे हैं कि क्या जाता था अगर आय से अधिक संपत्ति वाला क्लॉज भी ऐड हो जाए, वो ऐड हो नहीं सकता। जो निवर्तमान मेयर है, महापौर है इस समय देहरादून के, उनके ऊपर साक्ष्य और सबूतों के साथ तथ्यों के आधार पर ये इल्जाम लग रहा है कि पिछले 5 साल में उन्होंने 20 गुना संपत्ति अर्जित की है। अब मेयर साहब खुद उतर कर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बोले चाउमीन बेचकर कमाइए, क्या कर लोगे? तो ऐसे में जब निवर्तमान मेयर के पास 20 गुना संपत्ति है, शक्तिमान घोड़े के हथियारे के पास आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, संविधान घोटाला, उद्यान घोटाला, आप उनकी, मैं तो कह रही हूँ मंत्री जी को छोड़ दो,
ओआईसी और पीआरओ की संपत्ति आप हो, वही कूद संपत्ति के संपत्ति और संपदा के मालिक है। तो यहाँ तो जो पत्थर आप उठाओगे भाजपा का, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जो देवेंद्र रावत जी ने सदन में संसद में उठाया अवैध खनन का मामला, वो सारे कौन नदियों को चीर रहे हैं? वो भाजपा ही तो है। आप मेरा सवाल सुन लीजिए गरिमा जी, एक मिनट, फिर मैं बहुत देर से नीरज जी वेट कर रहा हूं। मेरा कहना ये था कि जैसे चलिए ठीक है इनके यहाँ कुछ और मामला, लेकिन आप जैसे आपके यहाँ लगातार कोई चेहरा है वो चुनाव लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, हारे जा रहा है, हारे जा रहा है, हारे जा रहा है, क्या उनको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा? मतलब जैसे कोई मेयर का पद का प्रत्याशी है, वो लगातार चुनाव हार रहा है, हार रहा है, हार रहा है, हार रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी कह रही नहीं तुम्हें मेरी कसम तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में गरिमा जी की दावेदारी गई। मेरा कहने का मतलब जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड जीरो पर है, या फिर उन्हीं को ही दाव पे लगाया जाएगा जो चुनाव बार बार हार रहे हैं, हार रहे हैं, हार रहे हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और मुझे लगता है कि पार्टी प्रत्याशी का चयन करना ये थोड़े ऊपर के लेवल के लोगों का काम होता है और मेरे स्तर पर ये नहीं डिसाइड होता, लेकिन होना चाहिए कि नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि हमें ऐसा चेहरा एक प्रत्याशी के रूप में देना चाहिए जो स्वीकार्य हो, जिसका जनाधार हो, हाँ, जिसकी छवि बेदाग हो और जिसने संगठन के लिए कंट्रीब्यूशन किया हो। लखपत पड़ोला टाइप का मामला ढूंढिए तो आप लोगों के लिए, वरना फिर जो चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है, हार रहा है, हार रहा है, आप उसको कह रहे हो कि नहीं तुम्हें मेरी कसम चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो फिर दूसरा हो जाता है। नीरज जी, निकाय चुनाव को लेकर जो गाइडलाइंस हैं और दूसरी तरफ भाई अगर आपने बिल का भुगतान नहीं किया तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया, ये ठीक उसी तरह वो जो संबल वाला है ना, वो बहुत काबिल आजकल सांसद है वो बर्क, उसकी काबिलियत का लोहा देखिए कि घर में मीटर चल रहा है और रीडिंग आ रही है 0। बेचारे वो झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान है, कह रहे कि पता नहीं कौन सा आविष्कार कर लिया सांसद ने, और सांसद महोदय का बिल आता है 0 और हमारा आता है 300 यूनिट का। भाई यही तो काबिल है जो अपने दम पर अपनी चुनाव जीतने के बाद काबिलियत दिखाते हैं। तो चुनाव आयोग की एक गाइडलाइंस उस तरह से देख लीजिए नीरज जी। नहीं तिलक जी देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है ये नियम पहले से ही है। जो जनप्रतिनिधि निकाय में चुनाव लड़ेगा, चाहे पार्षद का चुनाव लड़ेगा, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का लड़ेगा या मेयर का चुनाव लड़ेगा, उस पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं होना चाहिए, टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। इस चीज का प्रमाण पत्र नॉमिनेशन से पहले साथ में देना पड़ता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं जी, वो आपको देना पड़ता है। ये नियम पहले से है। ये जरूर है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी गाइडलाइंस पे इसको सख्ती से फॉलो करने के लिए एक मैसेज दिया है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि जो आप सीधी सी बात समझिए, मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहा हूं, वहां का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहा हूं और वहीं का मेरे ऊपर टैक्स बकाया है, पहले से मैं डिफॉल्टर हूं वहां का, तो ये तो नैतिकता के नाते भी जो है अगर देखा जाए तो भी ठीक नहीं है। और ये नियम पहले से बना हुआ है। और इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार सभी लोगों को चुनाव लड़ना भी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए पूरी तरह से। ये ईमानदारी की बात है। अब जनप्रतिनिधि करते हैं, कितना करते हैं कितने नहीं करते वो बात अलग है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 2018 में जो पिछले नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे, लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे डिफॉल्टर हैं जिन्होंने गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करा था, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई पिछले 6 सालों में। तो नियम कायदे तो बने हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि धरातल पर सख्ती से उसको लागू किया जाए, उसको प्रभावी तरीके से एक मैसेज देने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये कानून है। नहीं, बात बिल्कुल सही नहीं नीरज जी। देखिए वो तो ठीक है कि चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइंस जारी करता है, लेकिन पार्टियों की भी तो अपनी जिम्मेदारी होती है ना कि भाई जो मेरा प्रत्याशी हो कम से कम वो नीट एंड क्लीन हो, ग्राउंड पे जाकर जिसको हम चुनाव हम सिंबल दे रहे हैं वो हमारा चेहरा है। तो राजनीतिक दलों की भी तो जिम्मेदारी होगी ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक राज्य के मुख्यमंत्री ने शपथ ली और कहा कि भाई मेरे सभी विधायक, पार्टी के सभी विधायक और सभी मंत्री हर साल अपना जो है आय का ब्यौरा देंगे, और उनमें से एक मंत्री की जो है संपत्ति 500 गुना बढ़ गई। तो वो अब कोई चमत्कार, ये तो सब जानते हैं ना कि क्या आविष्कार हुआ होगा। समझ रहे हैं नीरज जी? हमने लोकल बॉडीज के चुनाव एक जमाने से देखे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, और ऐसे जर्नलिस्ट के रूप में भी बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं। पैमाना तो ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, पार्षद का, नगर पालिका अध्यक्ष का, मेयर का, जिस व्यक्ति की छवि अच्छी हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसकी क्षेत्र की जनता पे अच्छी पकड़ हो और अपने संगठन में पेश हो।
ये पैमाने हैं उसके। जी। अब पार्टियां किस तरीके से उसका अंकुलन करती हैं, किस आधार पर टिकट देती हैं, वो एक अलग मसला है। अब आपने दूसरी बात कही, नहीं नीरज जी, मैं सिर्फ छवि की बात कर रहा हूं। देखिए, अब उदाहरण के तौर पर देहरादून में मनोरमा शर्मा डोबरियाल मेयर रही, पहली मेयर थी, ठीक, लेकिन उनकी एक छवि बेदाग छवि थी। ऐसे ही विनोद चमोली 2 बार के मेयर रहे। कम से कम कांग्रेस ने खड़े होकर यह तो नहीं कहा कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। गरिमा जी गलत तो नहीं कह रहा? आप लोगों ने खुले तौर पर, अगर जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है, 100 मुसीबतें आती है, राजनीतिक द्वेष से कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह हकीकत है। ये हुआ ना कि भाई ना मनोरमा शर्मा डोबरियाल पे कोई दाग लगा और ना ही विनोद चमोली पर कोई ऐसा दाग लगा। तिलक भाई, इससे पहले जो देहरादून की जिलाधिकारी थी, तो उनका नाम भूल रही हूँ मैं, सोनम या कुछ क्या नाम था, उन्होंने खुद कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा का नगर निगम में भ्रष्टाचार हो गया है। फाइलें आप सोचिए नगर निगम से गायब हो गई हैं। और तो और जितनी नगर निगम की संपत्ति थी 2016 में, उसकी केवल 40% रह गई नगर निगम के पास। नीरज जी अपनी बात पूरी करें, फिर चौहान साहब को वक्त पूरा। और मैं एक वेवर भी बता रही हूँ कि इस बार आयोग ने एक वेवर भी दिया है कि 2018 में चुनाव का जो खर्च का ब्यौरा देना था, वो कई प्रत्याशियों ने नहीं दिया, तो आज दिन तक भी नहीं दिया 2018 से लेकर 24 तक, तो उनको भी छूट दे दी है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, आपने ब्यौरा दिया हो चाहे ना दिया हो। तो ये दुर्मुल रवैया भी मुझे लगता है किसी काम नहीं आने वाला। और कोहली जी तो कह चुके हैं कि कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन कानून पर अमल कहाँ होता है। ठीक, कोहली जी प्लीज जल्दी से, फिर चौहान जी को वक्त पूरा। तिलक जी देखें, आपने बड़ी अहम बात कही कि सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि व्यक्ति की छवि होनी चाहिए। अगर जिसके साथ छवि है, छवि आपका व्यवहार है और संगठन में आपकी पकड़ है और जनता में आपकी पकड़ है, ये बहुत मायने रखता है लोकल बॉडीज के चुनाव में। दूसरा, आपने कहा कि जिस व्यक्ति पे गंभीर तरह के आरोप हो, चाहे वो करप्शन के आरोप हो, चाहे क्रिमिनल ऑफेंस के आरोप हो, अब हमारे कानून में व्यवस्था इस टाइप की है कि आप पे आरोप है तो आप चुनाव लड़ सकते हो, और जब तक आपके दोष सिद्ध नहीं होता तो आप आजाद हो। लेकिन ये मुझे लगता है ये नैतिकता का मामला है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को जो बात आपने कही, राजनीतिक दलों को इस बात को देखना चाहिए। कोर्ट में तो केस 15-15, 20-20 साल चलते रहते हैं और डिसाइड नहीं होते, और बहुत सारे लोगों की सत्ता, खासतौर के सत्तारूढ़ दल में जो प्रभावी लोग हैं उनके खिलाफ 50 शिकायतें पड़ी रहती है विजिलेंस में, इधर उधर, लेकिन वो क्योंकि ताकतवर लोग हैं और इस वजह से उनके खिलाफ कुछ होती नहीं कार्रवाई। लेकिन एक नैतिकता ये कहती है कि साफ सुथरे व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो पालिका अध्यक्ष हो, चाहे मेयर हो, चाहे अब चौहान साहब को वक्त। चौहान साहब, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई पारदर्शी चुनाव हो तो नीट एंड क्लीन प्रत्याशी टाइप का मामला हो, तो क्या इस बारे में आप लोग विचार कर रहे हैं चौहान साहब? हमारी पार्टी के निर्माण से इस ध्येय पे चलिए, इसमें तो किसी प्रकार का चिंतु प्रश्न का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता जो हर बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तो मैं तिलक जी बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ ही कहना चाहता हूँ। अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी, उसमें एक गाना था कि तू पैसा पैसा करती है। वही कांग्रेस की जो राजीव गांधी के समय से जो चला हुआ है और पंडित जवाहरलाल नेहरू समय से चला हुआ जो व्यवस्था है, उन्होंने खुद कहा था कि 1 रुपया जब केंद्र से चलता है तो हर सवाल का जवाब नेहरू और इंदिरा होता है क्या चौहान साहब? चौहान साहब अभी उत्तराखंड रहते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है सभी जी, आप लोग इतना वहाँ से आरएसएस की शाखा से सारा उनकी चैनलों के ऊपर, चाहे वो मौजूद हो चाहे ना हो, समसामयिक हो, वो विषय वस्तु से जुड़ा हुआ हो या ना हो, शाखा में जितना सीखा आकर यहाँ जो आपको हिस्सेदारी किया गया या उसके बाद 3 तलाक वाला जैसे साहबानों का हो, तमाम चीजें हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, और जहाँ तक नगर पालिका का मैं कहता हूँ, कांग्रेस के अंदर जितनी हताशा और निताशा से भर चुकी है कि उनको एक मिनट गरिमा जी प्लीज, सत्यवीर जी 1 मिनट। सत्यवीर जी, मुझे लगता है कि वो पहले वाले सवाल की तरह ये वाला सवाल भी समझ में नहीं आया आपको। 1 मिनट गरिमा जी, 1 मिनट प्लीज, ऑडियो। सत्यवीर जी, मुझे लग रहा है कि पहले वाले सवाल की तरह ये वाला सवाल भी आपको समझ में नहीं आया। मैंने नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में कोई सवाल नहीं किया आपसे। कहीं दूर सत्यवीर जी, समर्थन करने ये वन वे मामला है, और वन वे मामला है। हाँ चौहान साहब, मैंने कहा कि मैंने नेहरू और इंदिरा के बारे में कोई सवाल नहीं किया आपसे, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा। वहां तक गई ना,
नहीं आपको नहीं जाना वहां, आपको अभी उत्तराखंड रहना और है। भ्रष्टाचार वाली बात सर आप कर रहे हैं। राष्ट्रभक्त पार्टी है, सुनिए ना मेरी बात चौहान अरे साहब। हमने तो कश्मीर के लिए 370 धारा 370 खत्म होने अब धारा 370 पर आ गए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दीजिए, आज तक किसी पार्टी के राष्ट्रीय सर, अध्यक्ष ने निगम का चुनाव धारा 370 में नहीं लड़ना। बता दीजिए। और ये 370 ये बड़ी दिक्कत है। दिवंगत व्यक्ति के लिए मैं कहना नहीं चाहती बंगारू लक्ष्मण को। अरे ना बताइए गरिमा जी, ना बताइए गरिमा जी, आप भी वो नेहरू जी की बात कर रहे हैं, आप बंगारू लक्ष्मण। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। मुझे लग रहा है आज चौहान साहब को परफेक्ट आवाज नहीं जा रही। नीरज जी का ऑडियो रहेगा। नीरज जी, ये निगम के चुनाव में मुझे इतना तो पता है कि बड़े बड़े नेता आएंगे, चुनावी रैलियां करेंगे। एक निगम का चुनाव था, हमने देखा था कि योगी जी वहां पर प्रचार करने गए थे, मतलब राज्य के। और ये बीजेपी आक्रामक चुनाव लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही कांग्रेस के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनका निगम चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, उनका तो वैसे भी चुनाव से नहीं लेना देना। लेकिन यहां जो चुनाव होगा, चौहान साहब को नहीं समझ में आया मैंने जो सवाल किया, तो आपको लगता है कि इस बार मामला जो है कि प्रत्याशी ठोक बजाकर उतारा जाएगा, क्योंकि नाक और साग का सवाल है? तिलक जी, वैसे तो हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव में संतुष्ट कम होते हैं, असंतुष्ट ज्यादा होते हैं। हाँ। तो आप 2018 के अगर परिणाम देखोगे तो बड़े पैमाने पर निर्दलीय जीत के आए थे, क्योंकि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। तो इससे पॉलिटिकल पार्टियों का समीकरण बिगड़ जाता है, क्योंकि हर आदमी को इसमें अपेक्षा रहती है, उम्मीद रहती है, और हर आदमी एक एक पार्षद के मेंबर के लिए मुझे लग रहा है सैकड़ों लोग दावा करते हैं चुनाव लड़ने का, और सबको उम्मीद रहती है, सब अपने आप को प्रबल दावेदार समझते हैं। नहीं तो फिर गरिमा जी की पार्टी में भी तो कई दिलीप रावत होंगे ना, जो कह रहे होंगे कोई बात नहीं, टिकट मिले ठीक है, वरना फिर अकेले लड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है तो भाई। गरिमा जी का ऑडियो प्लीज, गरिमा जी का ऑडियो प्लीज जी। अगर कोई त्रिवेंद्र रावत जी के गुट का है तो उसको इस वजह से टिकट नहीं मिलता कि वो त्रिवेंद्र के गुट का है, निशंक के गुट का है, अजय भट्ट के गुट का है, धामी के गुट का होना चाहिए तो तुरंत टिकट मिल जाएगा। तो गुटबाजी का शिकार इनके वहाँ असंतोष इसलिए पनप रहा है कि एक तो जो काबिल लोग हैं वो गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं। ये इसका आपके उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि वो लाइलाज बीमारी है, आपके यहाँ वो बीमारी कैंसर बन चुकी है। एक मिनट फाइनल, चौहान जी फाइनल कमेंट आपका। बिना नेहरू और इंदिरा गांधी पर गए और राजीव गांधी पर गए, आपसे उत्तर चाहूंगा कि क्या वाकई निकाय चुनाव में इस बार बिना दागी चेहरे चुनावी रण में उतारे जाएंगे? हमने आज तक भी नहीं दिए, आगे भी नहीं देंगे और इस बार भी नहीं देंगे, ये स्पष्ट है। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो तैयारियां हैं और जो हमने पिछले 7 वर्षों में प्रदेश के अंदर काम किया है और जितना हमने निकाय के अंदर काम किया है, ठीक, ओके नीरज जी, चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनकी काबिलियत, ओके सबका ऑडियो नीचे। अब चौहान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि किसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला होगा उसको टिकट नहीं देंगे। उन्होंने अभी कहा, बोले जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे आय से अधिक संपत्ति के, उसको टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। चौहान साहब ने कह दिया। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, नीरज जी आपका भी और गरिमा जी आपका भी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।